अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तुम्हारी वापसी कब हो रही है? उसने हुरैम की तरफ देखते हुए पूछा, जो उसके कंधे पर सर रख के बैठे हुए थे। क्यों उकता के हैं मुझसे जो वापस भेजना चाहते हैं? उसके फूले हुए चेहरे को देखकर वो हल्का सा हंसा। मैं भला क्यों उकताने लगा तुमसे? बस पूछ रहा था, क्योंकि शादी के बाद बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। कल वापसी है। वापसी का तस्वर करते दिल जोरों से धड़का। इर्तजा ने उसे एक हफ्ते का वक्त दिया था, जो कब का पूरा हो चुका था। यकीनन वापस जाते ही वो अपने कहे पर अमल करने में वक्त नहीं लगाएगा, और यही बात सोच सोच कर उसे परेशानी हो रही थी। तुम खुश हो इर्तजा के साथ? अगर मैं कहूँ कि नहीं तो क्या करेंगे आप अब? उससे पहले कि तुम मुझे जवाब दो, क्या तुमने अब तक की कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की? नहीं, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी दादा साईं। अच्छी बात है, तुम कोशिश करो। और अगर ये रिश्ता कोशिश के बावजूद भी नाकाम ठहरा तो फिर वही होगा जो तुम चाहती हो। उसने हुरैम के बालों पर अपने लब रखे। क्या हो रहा है? उस सीरम ने वहां पर बैठे हुए पूछा, और जिसका जवाब दूर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई सैंडविच खाती मन्नत ने दिया। दादा पोती का प्यार चल रहा है। कितने अच्छे हैं ना आलम दादा, हुरैम आप से कितना प्यार करते हैं, और एक मेरे दादा साईं हैं जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उसने चेहरे पर मुस्नी उदासी से जाकर कहा, और उसका उदास चेहरा देखकर वो तीनों हंसे। मन्नत इस तरह की बातें तभी करती थी जब उसे कोई फरमाइश करनी होती थी। इधर आओ। उसीम ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया, जो उसका इशारा पाते ही जल्दी से उठकर उसके करीब आकर बैठ गए। बताओ क्या हुआ है? मुझे बाहर घूमने जाना है। तो अजमीर से कहना था ना? कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे। मुंह बनाकर उसने सोफे से टेक लगाई। अच्छा, तो फिर साहिर से कह देती। उनसे भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम पर अजमीर का ज्यादा हक है। अगर उसे इजाजत नहीं है तो मैं नहीं लेकर जा सकता। पहले अजमीर से इजाजत लो। अजमीर की इजाजत की जरूरत भी नहीं है मेरा बेटा। जाओ, जाकर तैयार हो जाए, मैं खुद तुम्हें लेकर जाता हूँ। माही की बात पर उसने सबकी तरफ देखा। जॉब वहीं पर बैठ चुका था। यकीनन मन्नत की कही हुई सारी बातें वो सुन चुका था। थैंक यू बड़े बाबा। उसके बाद सुनते ही मन्नतें चाकते उसके गाल पर अपने लब रखे और अपने कमरे की तरफ आ गए। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर अजमीर पर गई, जो पूरे कमरे में अपनी तस्वीरें लगाता फिर रहा था। अजमीर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इस पूरे कमरे में अपनी तस्वीरों से सजा रहा हूँ ताकि तुम जहां भी देखो सिर्फ मैं नजर आऊं, और हमारा बेबी बिल्कुल मुझ जैसा हो। जरूरी थोड़ी है बेबी आप पर ही जाए। हो सकता है अलमीर लाला पर चला जाए। तो अलमीर पर चला जाए, वो भी तो मेरी तरह ही दिखता है ना। तुम बताओ, कुछ खाओगे? मुझे जो खाना होगा ना मैं बाहर जाके खुद ही खा लूंगी। वैसे भी बड़े पापा के साथ बाहर जा रही हूँ। आजमी के गुने की परवाह किए बगैर वो अपने कपड़े निकालने लगी। मन्नत, मैंने तुम्हें जाने से मना किया है ना? आपके रोकने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम में चलेगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। बाबा साईं को क्यों तंग कर रही हो? वॉशरूम में सुनाई देती उसकी आवाज पर पहले तो वह हैरान हुई, लेकिन फिर खुद ही कांधे झुका गई। अच्छा ही तो था, अजमीर खुद लेकर जा रहा था, फिर भला उसे क्या एतराज होना था? फूफा साईं असली झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है। नूर के सामने खड़े होकर उसने गुस्से से कहा। यह अलग बात थी, उसके गुस्से का अंदाज भी बच्चों जैसा ही था। क्या झूठ कह दिया असफर ने? वह मुझे बेवकूफ बनाता है कि मुझे बाबा साईं के पास लेकर जाएगा, लेकिन लेकर नहीं जाता। उसके हफ्के बड़े अंदाज पर वो बेसाता हंसी, क्योंकि इस तरह आयसर उसे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। यहाँ बैठो तुम। उसका हाथ पकड़कर नूर ने उसे अपने करीब बिठाया। तुम्हें पता है आयसर, जहाँ तुम रहती थी ना, बहुत सालों पहले मैं भी वहीं पर रहती थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ा। क्यों? हैरत से उसका मुंह खुला। क्योंकि लड़की का असल घर वही होता है ना जिसके एक छोर का घर होता है, और तुम्हारा भी असली घर अब यही है। और जो अच्छी लड़कियां होती है ना आइजल, वो अपना घर नहीं छोड़ती। तुम भी तो अच्छी हो ना? जितनी आसानी से उसको समझा सकती थी इतनी आसानी से समझा रही थी। हाँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अपने असली घर में ही रहूंगी। उसने अच्छे बच्चों की तरह जोरों शोर से अपना सारे हामी हिलाया, और उसका अंदाज देकर उन्होंने हंसते हुए उसके नरम गाल को अपने लब्बू से छुआ। तो कैसी गुजरी शादी? बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन आपकी कमी बहुत ही महसूस हुई। स्पेशली बड़ी मामा को आपको बहुत याद करती थी वो। बैंक का जिक्र आते ही वो मुस्कुराए। रोज की तरह इस वक्त वो शाहिद साहब के साथ पैटी लॉन में चाय पी रहे थे। माहौल खुशगवार था, और ठंडी हवाएं माहौल को मजीद खुशगवार बना रहे थे। बस काम के कुछ मसले चल रहे थे। आजकल उसी में मसरूफ हूँ, इसी वजह से शादी भी अटेंड नहीं कर सका। लेकिन मैं तो हराम से मिलने जाऊंगा, तुम भी साथ चलना। उनके बात सुनते हुए चहकी। सच्ची? हाँ बिल्कुल। लेकिन अरहान, अगर उन्हें इजाजत ना दी तो?
अनहार से मैं बात कर लूंगा। मुतमईन होकर उसने धीरे से अपना साइड लाया। वैसे एक बात पूछूं बाबा? हाँ पूछो। आपको बुरा नहीं लगता? मतलब आपने तो हुरैम आपी के लिए रिश्ता मांगा था ना, फिर मेरी अरहान से शादी होगी तो क्या आपको बुरा नहीं लगा? हुरैम आपी आपकी सगी बांझिया, आपने अरहान के लिए उनके हवाश किए थे। मेरे लिए तुम सभी मेरी बेटियों की तरह हो। रैम और अरहान के मंगनी के पीछे सिर्फ वजह यह थी कि मैं अपनी बहन की निशानी को अपने पास रख सकूं, लेकिन उसका नसीब कहीं और था और मेरे बेटे के नसीब में तुम थे मेरा। बस इसलिए खुदा ने तुम्हें हमारे घर की रौनक बना दिया। उन्होंने शफकत के उसके सर पर हाथ फेरा और उसे अंदर जाने का इशारा करके अपनी जगह से उठ खड़े हुए, क्योंकि असर की नमाज का वक्त हो रहा था। अजमीर, एक बच्चा अपनी साइकिल भी आपकी गाड़ी से तेज चलाता होगा, उसने उकताकर कहा। अजमीर उसको लेकर तो आया था, लेकिन वो गाड़ी हद से ज्यादा आस्था चला रहा था। उससे ज्यादा तेज तो वो पैदल चला सकती थी, फिर इस गाड़ी में जाने की जरूरत ही क्या थी? मन्नत, अगर तेज गाड़ी चलाने से मेरे बेबी को कोई तकलीफ हुई तो? अगर तकलीफ होगी तो मैं बता दूंगी अजमीर, लेकिन इस तरह की हरकतें करके मुझे तकलीफ मत दे। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों हाँ तकलीफ हो रही है? उसके कहने पर मन्नत अपना सर पीट कर रह गया। पता नहीं ये 9 महीने अजमीर के संग कैसे गुजरने वाले थे। अजमीर, मुझे गाड़ी लेकर चलें या फिर तरीके से गाड़ी चलाएं। उसके दांत पीसने पर अजमीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तेज रफ्तार से तो गाड़ी अब भी नहीं चल रही थी, लेकिन पहले से तो बहुत ही बेहतर थी, जिस पर मन्नत ने शुक्र बराबर सांस लिया। मीर, मैं क्या पहनूं? उसने सोए हुए हमजा का बाजू हिलाकर पूछा। इन दोनों की सारी रात जागते में गुजरी थी, इसलिए हमजा अब 2 घंटों से सो रहा था, लेकिन आशा की आंख एक पाल को भी बंद नहीं हो रही थी। होती भी कैसे? हमजा का दिया हुआ तोहफा उसकी नींदें उड़ा चुका था। वो कब से लाइब्रेरी में बैठी हर किताब निकाल कर देख रही थी। किताबें देख देख कर वो थक चुकी थी, लेकिन किताबें थी जो खत्म नहीं हो रही थी। उसे तो लगता था कि उसने अब तक के लिखे गए तमाम नॉवेल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन इस लाइब्रेरी में आकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अपने लिए चंद नॉवेल्स की किताबें उठाकर वो कमरे में लेकर आए, ताकि फरागत मिलते ही आराम से उन्हें पढ़ ले। उसके बाद जिस चीज का ख्याल उसे आया था वो था अपने कपड़ों का। रात से वो उन्हीं कपड़ों में घूम रही थी। पैर में उसके कुछ कपड़े मौजूद थे, लेकिन उसका बैग हमजा ने पता नहीं कहाँ पर रख दिया था। मीर, उसके ना उठने पर आशा ने उसका बाजू मजीद जोर से हिलाया। क्या हुआ? मुझे चेंज करना है। तो मेरी मदद चाहिए हनी। उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाल करके हमजा ने उसे अपने करीब किया। नहीं, मुझे अपना बैग चाहिए, वो कहाँ पर रखा है? घबराते हुए वो हमजा के सीने पर हाथ रख उठी। उसका शर्माया हुआ रूप देखकर हमजा को पहली बार अंदाजा हुआ कि औरत का सबसे खूबसूरत गहना तो शर्म और हया होती है। सामने बैठी वो शर्माती हुई लड़की बिना किसी एहतियात के ही उसे गाल कर रहे थे। मीर, बताए ना। हनी, वार्डरोब में रखे हैं तुम्हारे कपड़े। उसका जवाब सुनकर आशा वहां से उठ गई और उसके उठते ही हमजा ने फिर से आंखें मोड़ दी। शावर लेकर उसने अपने लिए एक क्रीम कलर की फ्रॉक निकाली। उसे जेबे तन करके बाहर आ गई और वार्डरोब में रखे उसके सारे सूट नए थे। यकीनन हमजा ने उसके लिए खुद शॉपिंग की थी। उसके सारे कपड़े बेहद खूबसूरत थे और पहनने लायक थे। उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसे माहौल में रह कभी हमजा इन चीजों का इतना ख्याल रखता होगा। चंद एक कपड़ों को छोड़कर उसके बाकी के सारे कपड़ों में दुपट्टे मौजूद है। दुपट्टा उसे कभी भी संभाला नहीं गया था। आज तक लिया भी तो था तो सिर्फ मिशा के कहने पर, वरना ज्यादातर वो गले में मफलर डालकर ही घूमते थे। इस वक्त क्रीम कलर का दुपट्टा कांधे पर झूल रहा था, जो उसने बड़े इश्तियाक से लिया था, लेकिन आदत के मुताबिक थोड़ी देर में ही उसे इस दुपट्टे से झंझलाकर उसे खुद से दूर करने में देर नहीं लगाती। अपने बाल सजाते हुए उसने मुड़कर सोए हुए हमजा को देखा, जो उल्टा लेटा हुआ सो रहा था। एक हाथ बेड पर फैला हुआ था, जबकि दूसरा हाथ बेड से नीचे गिर रहा था। ड्रेसिंग पर रखी हुई हमजा की घड़ी उठाकर उसने हमजा की मजबूत कलाइमें पहनाई और अपने दुपट्टे का कोना जबरदस्ती उसकी घर में फंसाकर वहां से जाने लगे, जब घड़ी में अटके हुए दुपट्टे ने उसके कदम रोक लिए। मीर, क्या कर रहे हैं? छोड़े ना। उसने नाखून दांतों में चबाते हुए शर्माने की भरपूर एक्टिंग की। अगर ये दुपट्टा हमजा ने खुद पकड़ा होता तो बात और थी, लेकिन यह काम भी आशा ने खुद ही किया था, फिर शर्माना कैसा? लेकिन हैरत का झटका उसे तब लगा जब उसका हाथ पकड़कर हमजा ने उसे अपने ऊपर गिराया। बेएहतियात लब्बों से हल्की सी चीख निकली। मीर, ये क्या हरकत है? पहले अपनी अदाएं दिखाए और फिर सारा इल्जाम मासूम शोर पर डाल दो। ये तो गलत हरकत है ना हनी। मैंने कोई अदाएं नहीं दिखाए। तुम भला कोई अदा ना दिखाओ, मुझे बहकाने के लिए तुम्हारा ये दिलकश सरापा ही काफी है। उसका चेहरा अपने करीब करके हमजा ने उसके कान में सरगोशी की। क्या कर रहे हैं? दूर हटें। अब दूर हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अब तो मैं तुम्हें बस अपने करीब तर कर लेना चाहता हूँ, इतने करीब कि तुम्हें अपनी सांसें भी मेरी में खुशबू है। मैं तुम्हारे करीब ना भी हूँ तो तुम्हें मेरी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो। आयशा के लबों पर नजरें जमाई वो बहके हुए लहजे में कह रहा था। उसकी नजरों का मरकज जानकर आयशा को अपनी जान जाती हुई महसूस हो रहे थे। हमजा की फकत इतने करीब मौजूदगी पर ही उसकी नाजुक जान बेहाल हो चुकी थी, तो बाद में उसका क्या बनना था। उसे अपने लबों पर झुकता हुआ देखकर आयशा ने फौरन उससे फासला बनाया और जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसकी घबराहट पर वह खुल खांसा, क्या हुआ हनी? मुझे भूख लग रही है, आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है ना? मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया। हाँ तो किचन में जाओ, वहां पर नैन्सी है, तुम जो कहोगी वो तुम्हें बना देगी। उसके बाद सुनते ही वह मजीद वहां पर रुके बिना कमरे से भागे। उसकी भागने पर हमजा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। घर वापस आते ही सीधा अलमी के पास गया था और वहां से उसे पैकिंग करते देखकर पूछे बिना न रह सका, कहाँ की तैयारी हो रही है? तुर्की की, 2 दिन बाद मेरी फ्लैट है। इतनी जल्दी? हाँ, बुकिंग तो मैंने काफी दिन पहले ही करवा ली थी, इतनी मसरूफियत बड़े हुए अंदाज में जा दिया। मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? थोड़े दिन बाद चले जाना। वह दम से बेड पर लेटा, जबकि उसके कहने पर अपनी पैकिंग करते हाथ रोका। अलमी ने उसे घूरना अपना फर्ज समझा। हद होती है, मेरे तो जैसे कोई जज्बात ही नहीं है ना। हुरैम और तेरी शादी की वजह से यहाँ आया था और देखो मुझसे छोटे छोटे शादी करके बैठ गया। बस एक मैं ही कवारा फिर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जल्दी से जाऊंगा, बी जान से बात करूंगा और तुझसे पहले अपनी औलाद लेकर आऊंगा। उसके गुस्से से कहने पर अजमी का कहका लगाया, मुझसे पहले तेरी औलाद कैसी आएगी? अजमीर जरा वजाहत भी दे दो। तो भूल रहा है अजमीर कि मेरे पास ऑलरेडी एक बेटा है, बस उसे अपना नाम देना। अच्छा, खुद ही सारी प्लानिंग कर लिया। अगर मीरब ने इनकार कर दिया तो? मैं मीरब से नहीं, बी जान से बात करूंगा। अगर उन्होंने भी इनकार कर दिया तो कुछ नहीं, रुकूंगा। मैं तो मेरे भी शाह खानदान का ही हूँ। तो कुछ नहीं, रुकू, मैं तो मेरे भी शाह खानदान का ही खून तोड़ता है। अलमीर, कोई जबरदस्ती मत करना। अलमीशा मर तो जाएगा, लेकिन मीरम इंसारी का खुद से दूर नहीं जाने देगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके जिंदगी अंदाज पर अजमीर बस गहरा सांस लेकर आ गया। मेरी फेवरेट मूवी टाइटैनिक है, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन बदनसीबी है मीरब मेरा कि मेरे पास इस वक्त ये मूवी दस्तियाब नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसके कहने पर मेरा ने हल्की से तो देखा और वापस अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। हम कोई और मूवी देख लेते हैं, आप बताएं आपको कौन सी मूवी पसंद है? उसने अरहान के गोद में रखे हुए लैपटॉप को देखा और अपनी गोद में रखे हुए पॉपकॉर्न के बॉल में से चंद कारण उठा लिया। मुझे एक्शन मूवी पसंद है, लेकिन बीवी के साथ सिर्फ रोमांटिक मूवीज देखने में मजा आता है। उसने मुस्कुराते हुए एक फिल्म प्ले कर दी। अरहान, अगर ये गंदी मूवी है तो मुझे नहीं देखनी। नहीं जाना, ये बहुत ही साफ सुथरी मूवी है। तुम्हारा शोहर बहुत ही मासूम है, गंदी चीजें नहीं देखता। लेकिन उसका नाम तो देखे, माई फॉल्ट। भला ये भी कोई नाम भी मूवी का रखता है? अब रखने वाले ने रखा है तो मैं क्या कर सकता। उसने लापरवाही से कहा, जिसको देखा उसने बिना कुछ कहे खुद भी अपना सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा लिया। और फिर थोड़ी देर बाद ही मेरा का नाजुक मुक्का अरहान के मजबूत बाजू पर लगा। अरहान, आपने तो कहा था कि ये गंदी मूवी नहीं है। जाना, अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर कोई बहन भाई वाली मूवी तो नहीं देख सकता ना, लेकिन मुझे ये नहीं देखनी। अगर कुछ और लगाए बल्कि दिखाएं, इधर मैं खुद लगा लूंगी। अरहान के गोद से लैपटॉप उठाकर वो नई मूवी देखने लगी और एक अच्छी मूवी मिलते ही खुशी से चाहते हुए वापस लैपटॉप उसके गोद में रख दिया। आपको पता है, ये भी मेरी फेवरेट मूवी है। उसने वापस सर अरहान के कंधे पर रखा और अरहान उसकी लगाई हुई मूवी देखता रह गया। हम साथ साथ हैं, अगर यही मूवी देखनी थी तो यहाँ पर अकेले बैठने की क्या जरूरत थी? माम और डैड के साथ बाहर देख लेते हैं। ये बात वो बस सोच कर आ गया। उसका दिल चाह रहा था कि अपनी गोद में रखा हुआ लैपटॉप दूर फेंकते, क्योंकि सामने चलती हुई ये मूवी उसका सारा मूड खराब कर चुके थे। लेकिन मेरा का खुशी से चहकता हुआ अंदाज उसे ऐसे करने नहीं दे रहा था। अगर ये मूवी देखकर उसे खुशी मिल रही थी तो उसकी खुशी क्या था? अरहान लाचारी थोड़ी देर के लिए ये सब बर्दाश्त कर तो सकता ही था। प्लीज मन्नत, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोल रही। हर फरियाद पर उसने अंदर से यही जवाब मिल रहा था, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? दरवाजा खोलकर उसने घूरती हुई नजर से अजमी को देखा। पहले तो मुझे जाने नहीं दिया, दूसरा जब मैं बड़े पापा के साथ जा रही थी तो खुद जबरदस्ती दरमियान में आ गए और वहां लेकर जाकर एक अलग तमाशा लगाया। मैंने कोई तमाशा नहीं लगाया, तुम बस बर्गर खाने की जिद कर रही थी, जिस पर मैंने मना कर दिया क्योंकि वो बर्गर वाला दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से नहीं नहाया। अच्छा, तो गोलगप्पू में क्या मसला था? खट्टी चीजें खाओगी तो गला खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी।
अजमीर शाह के पास उसके हर सवाल का जवाब मौजूद था। आज से पहले तो जैसे मैंने कोई खट्टी चीज खाई नहीं है ना अजमीर। आज से पहले तुम प्रेग्नेंट भी नहीं थी मन्नत। अजमीर शाह, मेरा सर खाने की जरूरत नहीं है, जाए यहाँ से। आज इस कमरे में आपकी कोई जगह नहीं है। गुस्से से कहकर उसने जोर से दरवाजा उसके मुंह पर मारा, जिस पर वो मुंह बनाकर रह गया। शादी के साइड इफेक्ट्स तो आज पता चल रहे थे। उसने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा। जब अलमीर के क्याके के बाप पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, जो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसकी हालत से लुत्फ अंदोज होता हुआ कहकर लगा रहा था। यकीनन पूरी पिक्चर ही वो देख चुका था। आप कहाँ जा रही हैं जन्नत? कमरे में दाखिल होते ही उसने फूंफा बात करती जन्नत से कहा। उसे कापा मसरूफ देखकर वह खामोश हो गया। काफी देर तक वो उसके काल खत्म होने का इंतजार करता रहा, जो सलार को देखकर तवील होते जा रहे थे। उसे हर तरह से नजरअंदाज करती वो अपनी बातों में मगन थी, लेकिन उससे अपनी तरफ मुतवज्जो करना सलार शाह को हवा पाता था। सलार शाह को हू पाता था। उसके करीब जाकर सलार ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। उसकी गर्दन पर झुककर अपना जारहाना लम्स छोड़ने लगा। उसे पता था कि उसकी इतनी करीब मौजूदगी पर जन्नत पहले बुखलाएगी, घबराएगी और फिर तंग आकर काल काट देगी। और फिर वही हुआ जो उसने सोचा था। सलार शाह, सुधर जाओ। काल काट के उसने गुस्से से अपना मोबाइल बेड पर फेंका। आप मुझे नजरअंदाज करती हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। क्या काम? उसे तंग आकर पूछा। दादा साहब ने बताया आप जा रही हैं, बस यही पूछना था कि आप कहाँ जा रही हैं। गाँव जाना है सर्वे के लिए। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी साथ जाऊंगा। तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाने वाले, तो फिर आप भी कहीं नहीं जाएंगी। मैं जाऊंगी सलार, ये मेरे काम का हिस्सा है और मुझे तुम रोकने का कोई भी हक नहीं रहते। मैं आपको रोकने का पूरा हक रखता हूँ, शौहर हूँ आपका। कभी मैंने तुम पर बीवी बनकर हक जताया है तो जताए ना, मैं तो मुंतजिर हूँ। इस सारी बात में वो पहली बार मुस्कुराया था। बीवी की तरह हक जताऊं? बिल्कुल। निकलो कमरे से। क्या मतलब? उसने ना समझी सका। मतलब ये शौहर जी कि आज तुम इस कमरे में नहीं रह सकते, इसलिए निकलो यहाँ से। जन्नत। उसके बिना कोई भी जवाब सुने उसने धिक्का देकर वो जैसे तैसे करके सलाह को कमरे से निकाल ही चुके थे। जन्नत, बात तो सुने, मेरा ये मतलब नहीं था। वो वापस कमरे में जाने लगा। जब दरवाजा उसके मुंह पर बंद हुआ, क्या के वापस उसने चौंका देखा, जहां अपने कमरे के दरवाजे पर अजमीर मुंह लटकाए खड़ा था और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा अलमीर इन दोनों को देखते हुए क्या लगाने में मसरूफ था। बाहर की तरफ जाते इन तीनों की नजर एक साथ वहां पर खड़े अलमीर, अजमीर और सलार पर गिर। यहाँ क्या हो रहा है? आलम के वहां पर इन तीनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा, जहाँ पर वसीम, मुतसिम और आलम खड़े थे। इन तीनों ने इस वक्त सफेद रंग की कमीज शलवार पहनी हुई थी, बस फर्क ये था कि आलम के कांधों पर भूरे रंग की शाल मौजूद है। दादा साईं, बीबी ने कमरे से निकाल दिया। उसकी हालत का बताते हुए अलमीर ने फिर से क्या लगाया। जब उसकी बात सुनकर वो तीनों भी अपनी हंसते हुए बाहर चले गए। उनके पीछे सरेआम आहान और शामिर भी थे, जो कि उनके साथ ही शादी की तकरीब में जा रहे थे। देखो, ये बंदा मेरा ससुर है, दामाद की जरा फिक्र नहीं है। बेटी के कारनामे पर कैसे हंस कर चले गया। उसकी पुष्ट को देते हुए सलार ने मुंह बनाया। हाँ, मेरा ससुर तो बहुत अच्छा है ना, हर वक्त मुझे चूमता ही रहता है। उसका दुखी अंदाज देखकर अजमीर को अपना दुख ज्यादा बड़ा लगा, जबकि इन दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर अलमीर एक बार फिर से हंसा। तुझे बड़ी हंसी आ रही है अलमीर। अजमीर के संजीदा वापस उसने अपनी हंसी जब्त करते हुए अपना सर नफी में हिलाया। अलमीर, हंसना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। उसने धमकी दी, जिसका असर ये हुआ कि अलमीर साहब जो कि कहकर दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी आवाज पूरे हाल में गूंजी, जिसे सुनते हुए अजमीर ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारा, जो अलमीर के बर्बाद नीचे होने की वजह से सलार के चेहरे पर पड़ा। अजमीर लाला, वह सदमे से चीहा। मैं तो उसे मार रहा था तो बीच में क्यों आया? गलती तेरी खुद की है, मुझे ऐसे मत देख। उसने सारा इल्जाम सलार पर लगाया, जबकि उसकी हालत देखकर अलमी की हंसी मजीद तेज हो गई। मैं दरमियान में नहीं आया था, वो दरमियान से निकल गए, आंधे कहीं के। सलार ने गुस्से से उसे दिखा दिया, जिसके नतीजे में अजमीर के साथ साथ बराबर खड़े अलमीर भी जमीर बोस हुआ। कमीने, कुछ तो शर्मकार, बड़े हैं तुझसे। हाँ, बड़ों से ही सीखा ये सब। उसके कहने पर वो दोनों उठे और उन्हें उठते हुए देखकर वो जल्दी से वहां से भागा। जब बाइक से पाते हुए अंदर आते माहिर से उसका जोरदार तसादम हुआ और सलार का भारी वजूद माहिर के ऊपर गिरा। सलार के बच्चे! उसने अपने सर की पूंछ पर हाथ रखकर, क्योंकि जमीन पर जोर से गिरने के बाद वह हिस्सा दुख रहा था, साथ ही कमर में अलग दर्द होना शुरू हो गया था। बड़े बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब आपके बेटों ने किया। माहिर के ऊपर से उठते हुए उसने सारा इल्जाम इन दोनों भाइयों पर डाल दिया। अच्छा, भागा तो खुद था, हमने ये सब कैसे कर दिया? बाबा साईं, उसकी खुद की गलती है, जो सजा देनी है उसे दे।
अपने ऊपर इल्जाम आता देखा अजमेर फौरन मैदान में आया। मेरे लिए तुम तीनों ही एक जैसी हो कमीनों। माहिर ने अपना जूता उतारकर उनकी तरफ फेंका और माहिर का अपनी तरफ आता हुआ जूता देखकर वो तीनों एक साथ नीचे की तरफ झुके, जिसके बाद सीढ़ियों से उतरते हुए साहिल के सर पर इतने जोरदार जूता लगा था। माहिर साहिब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इन लोगों को मार रहा था। उसकी वजाहत सुने बगैर साहिल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और फिर क्या होना था शुरू हो गई हवेली में एक जाम। शोर की आवाज सुनकर कमरे में मौजूद फर्द आकर उन्हें देखते हैं, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। मालूम था कि थोड़ी देर में वो सब जब इस खेल से थक जाएंगे तो फिर बैठकर खुद ही कह के लगा उठेंगे। ये कोई नई बात ना थी। इस हवेली में हमेशा से सबकी रिश्तेदारी बाद में और दोस्ती पहले आती थी, और ऐसा ही कुछ इन सब के साथ भी था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वो इस वक्त अपने ख्यालों में गुम था, जब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और बिना देखे भी उसे अंदाजा था कि उसके पीछे इस वक्त कौन होगा। उसने मुड़कर अपनी गहरी नीली आंखों से वहां पर खड़ी आइजल को देखा, जो एक हाथ में पोनी जबकि दूसरे हाथ में अपनी डॉल पकड़े खड़े थे। क्या हुआ आइजल? मेरे बाल बना दो। मामा कहाँ है? मैंने उन्हें पूरे घर में देखा था, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, आओ मैं बना देता हूँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है, पर मुझे पोनी के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता। उसने आदिल के माथे पर बिखरे हुए बाल सेट किए और बेड पर बैठकर उसने अपने सामने बिठा लिया। उसकी कमर पर गिरे हुए सिल्की बालों को उठाकर वो पोनी की शक्ल में बनाने लगा। जब बाल समेटते हुए उसकी नजर आइजल की सफेद शफाफ गर्दन पर पड़ी, जिसे नजर हटाना इस वक्त उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। उसके बालों को पोनी में कैद करके असफन जाने झुककर उसकी गर्दन पर अपने लब रखे, जबकि अपनी गर्दन पर उसका लम्स पाकर वह खिलखिला हंसी। असफन, गुदगुदी हो रही है, मत करो। उसकी खिलखिलाहट सुनकर वो पीछे हटा, अपने लबों पर जुबान फेंककर बहके जज्बों को काबू करने की कोशिश करने लगा। असफन नहीं, असवी कहो, उसे नरमी से कहा, जबकि क्योंकि जब भी आयशा उसे असफन कहती थी उसे गुजरा हुआ वक्त याद आता था। जाओ जाकर खेलो, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ खेलना है। उसकी गोद में बैठकर आयशा ने अपना सर उसके सीने पर रखा, अपनी गुड़िया को अपनी गोद में बिठा लिया और फिर हर चीज से बेन्यास होकर वो अपनी गुड़िया से खेलने लगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके अपने इतने करीब मौजूदगी पर असफन याद को सबके कितने पहरे बिठाने पड़े थे, लेकिन वह खुद से दूर भी नहीं काट सकता था, गलती से भी नहीं। आइजल, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। फिर मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? उसे नरमी से आइजल के गाल को सहलाते हुए पूछा। अगर तुम मुझे इसी तरह चॉकलेट्स और खिलौने लाकर दोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसने गुड़िया से खेलते हुए जवाब दिया। जब से उनकी शादी हुई थी, असफन यार रोजाना उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आता था। लोग अपनी महबूबा और बीवियों के लिए चॉकलेट्स लाते हैं, लेकिन वह अनोखा मर्द था जो बीवी के लिए चॉकलेट्स और खिलौने लाता था। हाँ, तुम जो कहोगी मैं वो तुम्हें वो सब ला कर दूंगा, बस तुम मुझसे दूर मत जाना। उसे साथी से आइजल को अपने हसाम में ले लिया, लेकिन जानता था कि आइजल उसकी इतनी साथी पर घबरा जाती है, इसलिए अपनी गिरफ्त थोड़ी सी ढीली कर दी। आई लव यू आइजल। उसके पेशानी से अपनी पेशानी टकाते वो हल्का सा मुस्कुराया और उसका सर अपने सीने पर रख लिया। नींद से जागते ही वो कितनी देर तक बेड पर लेटी रही। उसकी वापसी आज ही हुई थी और थकन के बाद वो आते ही सो गई। 3 घंटों की पुरस्कून नींद लेकर वो अब बेदार हुई थी। अपनी जगह से उठकर वो बाथरूम में गई और थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर निकली, जब नजर बेड पर बैठी हिफ्सा पर गई। मैं खाने के लिए आ ही रही थी हिफ्जा दादो। हिफ्जा को देखकर उसके पास आकर बैठ गई और वहां पर रखी खाने की ट्रे अपनी जानब खींच रही। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, तुम खाना खा लो फिर तैयार हो जाना। तैयार किस लिए? नवाला मुंह में डालते हुए उसने हैरत से पूछा। इर्तजा आज तुम्हें डिनर पर लेकर जा रहा है ना? वो तो आते ही पता नहीं कहाँ पर चला गया। तुम सो रही थी इसलिए उसने मेरे पास फोन करके कहा ताकि मैं तुम्हें बता दूं। हिफ्जा के पास सुनते ही उसके खाने का चलता हुआ हाथ रुका। तुम्हारे लिए सामान भिजवाया है उसने, खाना खा लो फिर कुछ देर आराम करके तैयार हो जाना। उसे सोफे पर रखे हुए बैग की जानिब इशारा किया और उठकर वहां से चली गया। उसके जाने के बाद खुर्रम ने बेदिली से अपना हाथ खाने से खींच लिया। यकीनन अब इर्तजा उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने का इरादा रखता था। अब क्या वो वाकई अपने कहे पर अमल करने वाला था? यकीनन। आने वाले पल को सोचते हुए उसका दिल घबरा रहा था। अपनी जगह से उठकर उसे सोफे पर रखा हुआ बैग उठाया और सामान देखा, उसे वापस वहीं पर रख दिया। उसके घर में दाल होते ही नैन्सी ने हमेशा की तरह उसका बैग थामकर उसकी हैरियत दरियाफ्त की। आशा कहाँ है? वो कमरे में है। उसके बाप पर अपना सर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन कमरे में दाल होते ही आशा को रोता हुआ देखकर वह अच्छा खासा परेशान हो चुका था। आयशा, क्या हुआ है?
उसके करीब बैठकर हमजा ने परेशानी से पूछा, लेकिन फिर नजर उसकी गोद में रखे हुए अमर बेर पर पड़ी, जिसे देखते ही वो समझ गया था यकीनन इस कहानी में कोई मार गया होगा, तभी तो उसकी नाजुक जान इतने आंसू बहा रही थी। आयशा, क्या हुआ है? मीर उमर मर गया। अच्छा, तो नमाज़े जनाजा कब है? उसने अपने साथ लगाते हुए शरारत से पूछा, जिस पर आयशा ने हफ्के से उसको देखा। मीर, एक बंदा मर गया है और आपका मजाक सूझ रहा है? बंदा मर गया तभी तो पूछ रहा हूँ ना। बहुत बुरी बात है मीर। अच्छा, रोना तो बंद करो हनी, तुम एक फर्जी किरदार के मरने पर इतना रो रही हो तो मेरे मरने पर कितना रोगे। उसके कांधे पर सर रखकर आयशा मजीद शिद्दत से रोने लगी। आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। क्या मेरी कभी बात पर रो रही हो? उसे मजीद शिद्दत से रोता हुआ देखकर वो परेशान हुआ। नहीं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि उमर ने भी यही डायलॉग बोला था, बेचारा उमर। उसने रोते हुए हमजा की टाई से अपनी नाक साफ की। आशा की इस हरकत पर वो बेसाता हंसा। हाय हमजा अब्बासी, क्या होगा तेरा मुस्तकबिल? उसने गहरी सांस भरकर आशा को देखा। आशा यार, तुम इस मरे हुए उम्र की परवाह है, जिंदा हमजा की नहीं। चलो रोना बंद करो। नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए आशा के भीगे हुए चेहरे पर अपना लम्स छोड़ने लगा। इस बेवकूफ लड़की को उसने खुद अपनी जिंदगी में शामिल किया था, तो फिर उसकी बेवकूफियां भी तो बर्दाश्त करनी थी। आशा के संग पता नहीं ये जिंदगी कैसे गुजरने वाली थी, लेकिन इतना अंदाजा तो उसे था कि जैसे भी गुजरने वाली थी, मगर बेहद खूबसूरत गुजरने वाली थी। इस वक्त उसने इर्तिजा का भेजा हुआ ड्रेस बेदन कर रखा था। रेड कलर की वो सादा सी फ्रॉक बेहद खूबसूरत थी, लेकिन हुराम के लिए वो पहनने लायक हरगिज नहीं थी। इर्तिजा को एक यही सूट मिला था खरीदने के लिए। मुंह बनाते हुए वो बड़बड़ाई। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर मिशा ने अपनी हंसी दबाई। वह स्लीवलेस ड्रेस थी, जिसके कंधे पर बस ब्रीक सी सुरह पट्टी थी और पीछे से साड़ी कमर फाजिया नजर आ रही थी। हुरैम, कुछ नहीं हुआ, वैसे भी सीधा तुमने इर्तिजा के पास ही तो जाना है। उसका हल्का सा मेकअप करके मिशाल ने उसके बालों को खूबसूरत जूड़े की शक्ल में बना दिया। मिशाल आंटी, बाल खोल दें। क्यों, अच्छे तो लग रहे हैं। नहीं, बस आप बाल खोल दें, मैं ऐसे आरामदेह महसूस नहीं कर रही। उसके बेआरामी की वजह से मिशाल अच्छे से समझ चुके थे। यकीनन वो पीछे नजर आती कमर के बायस बाल खुलवा रहे थे। मिशाल के बाल खोलते ही हुरैम के सफेद कमर सियाह बालों से छुपके। दरख्त दिल के साथ ही उसने वहां पर रखा हुआ शोल्डर स्कार्फ उठाया और कंधों के गिर्द डालकर उसे अपने वजूद पर अच्छे से फैला लिया। स्कार्फ को खुद पर फैलाने से उसका वजूद ढक चुका था, फिर भी दिल कर रहा था कि उसके कपड़ों को उतार कर खुद से दूर फेंक दे। लेकिन इर्तिजा को वो अच्छे से जानती थी, इन कपड़ों को फेंकने पर इर्तिजा उसकी पूरी वार्डरोब इन्हीं कपड़ों से बढ़ने में देर नहीं लगाता, इसलिए बेहतर था कि आज इन्हीं कपड़ों को पहन लेते। गहरा सांस लेकर फ्राक संभालते वो बाहर की तरफ चली गई। गाड़ी होटल के सामने रुकते ही वो चंद लम्हे अपने दरख्त दिल को संभालती रही। हुरैम, कुछ नहीं होगा। उसने सुकून भरी सांस ली और गाड़ी से उतरकर अंदर की जाना बढ़ गई, जहाँ पर फूलों से उसके लिए रास्ता बनाया हुआ था। अंदर दाल होते उसने हैरत से सजे हुए इस होटल को देखा। होटल खाली था। यकीनन ये काम भी इर्तिजा का ही किया होगा, वैसे भी ये उसका अपना होटल था। वही तो होकर वो होटल की सजावट देख रही थी, जहाँ पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने साथी से फ्राक को अपनी मुट्ठियों में बींच लिया। होर इर्तिजा की गंभीर आवाज पर उसने मुड़कर उसको देखा। ब्लैक कलर के टैक्टो में आज उसकी कुछ शख्सियत कुछ ज्यादा ही उभरी हुई थी। उसे एक नजर देखकर उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली। जब उसके वजूद को छुपाता हुआ स्कार्फ इर्तिजा ने खींचकर उसके वजूद से दूर किया। इर्तिजा, डरने की क्या जरूरत है? इर्तिजा, वापस करें। यहाँ इस वक्त सिर्फ मैं और तुम हो, और मैं तुम्हारा महरम हो, फिर मुझसे कैसा पर्दा? हाथ में पकड़ा स्कार्फ उसने उछालते हुए दूर फेंका और हुरैम की नजर आते हुए सफेद बाजू पर उसकी उंगली फेरने लगा। सजावट कैसी लगी? अच्छी है। उसका हाथ नरमी से अलग करके वो अपने दोनों हाथ आपस में बांध के। ड्रेस पसंद आया? नहीं, बहुत ही बेहुदा ड्रेस है। उसने साफ गोई से काम लिया, जिसे सुनकर इर्तिजा ने क्या लगाया। अच्छा नहीं लग रहा तो उतार दो होर। उसके करीब आकर ने सरकोशी की, जिसे सुनते ही वो उससे दूर होकर दोनों के दरमियान चंद कदमों का फासला बना गए। ये घबराना छोड़ दो होर, जो वक्त मैंने तुम्हें दिया था ना, अब वो मुकम्मल हो चुका है। उसके करीब आकर इर्तिजा ने उसकी कमर के गिर्द अपना मजबूत बाजू हाल करके उसे अपने करीब किया और उसका एक हाथ अपने मजबूत छाने पर आकर दूसरे हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया। देखे इर्तिजा, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें वक्त चाहिए, क्योंकि आज मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हारे साथ किसी तरह की जबरदस्ती करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपकी यही आदत मुझे नहीं पसंद। आप कभी मेरा ख्याल नहीं करते, कभी मेरी बात नहीं मानते। वो दबा दबा चाहिए, लेकिन तुम हमेशा मेरा ख्याल करती आई हो और मुझे यकीन है आज भी करोगे। नहीं करूंगी। उसे हल्के से कहते हुए चेहरे का रुख फेरा, जिसकी परवाह किए बगैर इर्तिजा ने उसके बालों में हाथ फंसा कर उसका चेहरा ऊंचा किया।
साफ गर्दन वाज़ह दिखने लगी। उसकी गर्दन पर झुककर इर्तिजा ने उसकी शह रग को अपने लबों से दबाया, जिस पर हुरैम ने आंखें मीच कर उसके कंधे को मजबूती से थाम लिया। इर्तिजा, उसकी रूहानी आवाज़ पर इर्तिजा ने उसे सीधा किया, उसका सर अपने सीने पर रख लिया। हूर, तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं इर्तिजा अफंदी हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसे इसी वक्त हासिल कर लेता हूँ, और अगर वो मेरी नहीं होती तो उसे किसी और के काबिल में नहीं छोड़ता। सिर्फ एक तुम हो हूर, जिसके आता मैंने इतने साल इंतजार किया। इतने साल तक मैं तुम्हारा मुंतजिर रहा, कब तुम बड़ी होगी, कब तुम मेरे जज्बातों को समझोगी और कब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। उसके सीने पर अपना सर रखे उसके एक एक बात गौर से सुन रही थी। लेकिन तुम तो हमेशा मेरे जज्बात से अनजान रही, या शायद जानबूझकर अनजान बनी रहे। अक्सर ऐसा लगता है, लेकिन मैं अपनी सोच को इग्नोर कर देती थी, क्योंकि आप मेरे चाचू थे। भला आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? और तुम जानती हो ना, तुम्हारे लब्बों से अपने लिए लफ्ज मुझे जहर लगता है, इसलिए मेरे सामने इस लफ्ज को मत इस्तेमाल किया करो। हाँ, मुझसे बेहतर यह कौन जानता होगा। इसी वजह से तो आपने मुझे थप्पड़ भी मारा है। तुम चाहो तो मुझे भी थप्पड़ मार सकती हो। हुरैम का गल सिलाते उसने नरमी से कहा। ये बात तो उसे आज भी याद थी कि उसने हुरैम को थप्पड़ मारा था, और किस गाल पर मारा था ये भी खूब याद था। आप जानते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि मेरी हूर कभी यह काम नहीं कर सकती, इसलिए जब भी मुझे यह बात याद आती है तब मैं खुद ही अपने आप को थप्पड़ मार लेता हूँ। इर्तिजा की बात सुनकर वह हैरान जरूर हुई थी, लेकिन उसके सीने से सर नहीं उठाया, और इर्तिजा किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती थी। तुम जानती हो हूर, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश कब हुआ था? नहीं, मैं नहीं जानती। जब तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था, तुम्हारी लबों से अपना नाम सुनकर मैंने मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। तुम मेरा जुनून हो हुरैम अफंदी, और तुम्हारे मामले में मैं खुद पर भी एतबार नहीं करता। जानता हूँ अक्सर औकात मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी खुद भी तकलीफ की आग में सुलगता रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें आज के बाद मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी फितरत से बखूबी वाकफ हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। उसके कान के करीब झुककर वह सरगोशीनुमा अंदाज में कह रहा था। वो अपने कान पर उसके लब महसूस करके हुरैम की जान अटक रही थी। उसकी अटकी हुई सांसें देखकर इर्तिजा ने मुस्कुराते हुए उसके कान की लो को जोर से दांतों में लेकर खींचा। इर्तिजा, उसकी घबराई हुई आवाज़ पर इर्तिजा ने झटके से उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरा और उसको लेकर वहां बने हुए पहले कमरे की तरफ चला गया। कमरे में दाल होते ही डेकोरेटरी कमरे को देखकर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। उसे सहमे में बच्चे की तरह इर्तिजा की शर्ट अपनी मुट्ठी में दबोच ली। उसे बेड पर लटा कर इर्तिजा ने होले से मुस्कुराते हुए उसके सहमे हुए चेहरे को देखा, और चेहरे पर बिखरती उसकी छोटी छोटी लेटों को अपने हाथ से पीछे करने लगा। इर्तिजा, उसे खुद पर झुकते हुए देखकर वो जल्दी से उठने लगे। जब उसे उठता हुआ देखकर इर्तिजा ने उसे वापस पैर पर लटा दिया और बिना कुछ कहे हुए उसके लब्बों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके कंधे पर हाथ मारकर हुरैम ने उसे खुद से दूर करने लगी, जो हुरैम की सरकत पर उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में कैद कर गया था। बेबसी के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसके आंसू अपने चेहरे पर महसूस करते इर्तिजा उसे दूर हटा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसका बिका हुआ गाल साफ करते हुए घुराया। प्लीज ये सब ना करें। कोई मसला है तो मुझे बताओ। हो तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? मेरी गुर्बत की वजह से? मुझे डर लग रहा है, बेगे लहजे में कहते हुए उसे दूर होने लगी, लेकिन हर तरफ ही इर्तिजा का मजबूत हसार था। होर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं सह नहीं सकती आपकी शिद्दतें। मेरी शिद्दतें तो तुम्हें सहनी है। होर, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने इस लम्हे का कितना इंतजार किया, जब तुम मेरे करीब मेरी बाहों में होगी, और आज जब यह लम्हा आया है तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। उसकी कमर पर अपना बारीक हाथ रखकर इर्तिजा उसकी गर्दन पर झुक गया, जिस पर हुरैम ने साथी से अपनी आंखें मीच ली। चंद लम्हों बाद गर्दन पर जलन का एहसास होते ही हल्की सी सिसकी उसके लबों से निकली, जिसे सुनकर इर्तिजा ने उसकी गर्दन से चेहरा निकालकर उसको देखा। कितने ही तासात उसके चेहरे पर बिखरे पड़े थे, खौफ से, घबराहट के, शर्म व हया के। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और के दोनों कंधों से स्ट्रैप्स खींच उसकी फ्रॉक नीचे की। इर्तिजा, अंधेरी खामोशी में हुरैम की घबराई हुई आवाज इर्तिजा के कान में पड़ी। बिल्कुल इर्तिजा, तुम्हारा इर्तिजा जो हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारे लिए तरपा था, अब उसे खुद से दूर करके उसकी तरफ मत बढ़ाओ। होर, गंभीर लहजे में कहते हुए उसकी दरकनों पर झुका, और इर्तिजा उसकी हरकत पर हुरैम की और इर्तिजा की इस हरकत पर हुरैम की अटकती हुई सांसें रुक चुके थे। लेकिन क्या ही किया जा सकता था? आज उसे रोकना हुरैम के बस में नहीं था, क्योंकि आज इर्तिजा अफंदी उसकी हालत की परवाह किए बगैर उस पर अपना प्यार नछावर कर रहा था। बिना उसकी कुछ सुने हुए उस पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था, जिसकी शिद्दतें सहते हुए बेहाल हो चुके थे। लेकिन आज वो उसे दूर नहीं होना चाहता था। वो सालों से उसका मुंतजिर था अपने प्यार के लिए, तो इर्तिजा अफंदी को ये महकती हुई रात भी कम लगे थे। वो आज
اپنی ہور سے کوئی بھی فاصلہ نہیں چاہتا تھا، جتنے فاصلے بننے تھے بن چکے تھے۔ اب اسے زیادہ دوری ہوتی تو ممکن تھا ارتضا فنا ہو جاتا۔ آج بس ارتضا افندی تھا، اس کی ہور تھی اور ارتضا افندی کا جنون تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی پہلی نظر چھت پر گئی، خود کو انجان چبا پاتے ہی رات ارتضا کی قربت میں گزرا ہوا ہر لمحہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا، جسے یاد کرتے ہی وہ شرم حیا سے سر ہوئی۔ نگاہوں کا رخ موڑ کر اس نے دوسری طرف دیکھا، بیڈ خالی تھا اور اس سے پہلے کہ وہ ارتضا کی غیر موجودگی کے بارے میں سوچتی، باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دھیان بھٹک گیا۔ اس نے ارتضا کی طرف دیکھا اور نظر اس کے شرٹ لیس وجود پر گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ شرم سے نظریں ہٹا لیتی، لیکن اس وقت تو بس اس کا دھیان ارتضا کے کمر پر نظر آتے نشانوں پر تھا۔ بہت ہی پیارا لگ رہا ہو، خود کو مسلسل اس کی نظروں کے اعصاب میں پا کر ارتضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سنتے خرم نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی دھیمی آواز پر ارتضا نے حیرت سے مڑ کر اس کو دیکھا، اس کے قریب جا کر اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے مضبوط ہاتھوں کے قید بنا دیے۔ مائی ڈمپل گرل، سوری کس لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ زخم میری وجہ سے آپ میرے کو ملے۔ اس کی جھکی ہوئی نظر دے کر ارتضا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے نا کہ یہ زخم تو نے مجھے دیے ہیں۔ تم ساری زندگی مجھے ایسے ہی زخم دیتی رہو، مجھے ہمیشہ خوشی ہوگی۔ میں گھر جا کر اس پر دوائی لگا دوں گی، جھکی نظروں کے ساتھ ہی اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ان پر صرف تمہارے لبوں کا مرہم رکھنا ہے، وہ رکھ سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا چہرہ اپنی نرم گرفت میں لیے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور تھوڑی دیر بعد اس کی سانسوں کو آزادی بخش دی۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر گھر چلنا ہے، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیا سرپرائز؟ بتایا نہیں کرتے ہور؟ اس کی ناک کھینچ کر ارتضا نے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے اور وہاں سے اٹھ گیا۔ آہا، ٹماٹر بڑے مزیدار، واہ ٹماٹر بڑے مزیدار، ہاں ٹماٹر بڑے مزیدار، واہ ٹماٹر بڑے مزیدار۔ ایک دن اس کو چوہے نے کھایا، بلی کو بھی مار گرایا۔ ایک دن اس کو چوہے نے کھایا، بلی کو بھی مار گرایا۔ اس کے اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کچن سے آتی ہوئی آئزل کی چاقتی ہوئی آواز پر رکے، جسے سن کر ہنستے ہوئے وہ کچن میں چلا آیا، جہاں پر بیٹھی آئزل ٹماٹر کھانے میں مصروف تھی۔ ایک ٹماٹر وہ منہ میں رکھتی اور پھر پوئم کی ایک لائن پڑھ کر دوسرا ٹماٹر کھا لیتی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس سنم کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ کیا ہونا ہے؟ آئزل نے پوئم سنی ہے جس میں چوہا ٹماٹر کھا کر بلی کو مار دیتا ہے، بس اس لیے وہ بھی یہ کام سر انجام دے رہی ہے۔ نو نے تفصیل سے اسے اس بات بتائی۔ بالکل، میں تو پھوپھا سائنس سے بھی کہہ رہی ہوں، لیکن وہ کھا نہیں رہی ہیں۔ اس نے پلیٹ اس سرم کی طرف بڑھائی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ارے کھا لے، ورنہ بلی کو کیسے ماریں گے؟ نہیں میرا بیٹا، تم کھاؤ۔ اس کے انکار پر وہ کندھے اچکاتی واپس اپنے کھانے میں مگن ہو گیا۔ اسفند کہاں ہے؟ وہ بھی تو آپ کے ساتھ تھا نا؟ ہاں وہ باہر ہے، ایک کال آ گئی تھی تو اس نے سن رہا تھا۔ تم نے پیکنگ کر لی؟ ہاں۔ پھر ریڈی ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں ہمیں نکلنا ہے۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ کچن سے چلا گیا۔ آئزل، تم نے اپنا سارا سامان لے لیا ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر آئزل نے تیزی سے اپنا سر ہلایا۔ کل حریم اور عائشہ کا ریسیپشن تھا، اس وجہ سے وہ دونوں آج کی فلائٹ سے US جا رہے تھے۔ آئزل کا ان کے ساتھ جانا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے نور کا ارادہ جانے سے پہلے اسے حویلی چھوڑنے کا تھا۔ ہم کب جائیں گے پھوپھو؟ بس تم اٹھو پھر ہم نکلتے ہیں۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ اسفند جا کے وہاں پر نور نے چونک کو دیکھا۔ آئزل جاؤ، تم تیار ہو جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی وہ مزید وہاں پر رک کے بنا تیار ہونے کے لیے بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسفند جا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بتایا تو تھا ہم نے جانا ہے، لیکن آئزل تو نہیں جانا تھا نا؟ ہاں وہ حویلی جا رہی ہے۔ وہ حویلی کیوں جا رہی ہے؟ آئزل یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی اسفند، اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، کیونکہ اسفند جا کا آدھا دن تو گھر سے باہر گزرتا تھا، اوپر سے سلار اور جنت بھی اب تک حویلی میں ہی تھے۔ آئزل کو یہاں پر اکیلا ہوا ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اکیلی کیوں ہوں گے ماما؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ اس کی درشتگی سے کہنے پر نور نے ہفکی سے اس کو دیکھا۔ اسفند یار، آئزل کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اپنے بابا سے بات کرو۔ گہرا سانس لے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسفند یار سے بات کرنا فضول تھی، جب وہ اپنی ضد پر آتا تھا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا تھا کہ تم کب سے اتنا کھانے لگی۔ منت، یہ تمہاری چوتھی پلیٹ ہے بریانی کے۔ اس کی بات سنتے منت غصے سے اس کو دیکھنے لگی۔ تو اب آپ میرے کھانے پینے پر بھی نظر رکھیں گے؟ ازمیر، ویسے بھی یہ میں نہیں کیا، یہ سب آپ کی بیٹی کھا رہی ہے۔ اپنا کھایا پیا میری بیٹی پر مت ڈالو۔ آپ مجھے تانگ کیوں کر رہے ہیں؟ خاموشی سے بیٹھ جائیں، ورنہ یہاں سے رک کر چلے جائیں۔ اس نے غصے سے خالی ہوتی پلیٹ دوبارہ پڑھی۔ آج تو اسے صبح سے ہی غصہ آ رہا تھا
کیونکہ گھر کے کتنے افراد اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کل عائشہ اور حریم کا ریسیپشن تھا جس میں سارے افراد نے تو شامل نہیں ہونا تھا، لیکن آدھے سے زیادہ حویلی کے فرد ضرور گئے تھے، اور منت انہیں جانے والے افراد میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن ان کی حالت کے پیش نظر وہ لوگ اسے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ اور اس سے زیادہ جو بات اسے غصہ دلا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آج صبح میرال بھی ارحان کے ساتھ جا چکے تھے۔ کتنے اچھے ہیں نا ارحان بھائی، میرال کو گھمانے کے لیے لے کر چلے گئے، اور ایک میرا شوہر ہے جو مجھے دوسرے شہر تک نہیں لے کر گیا۔ اس نے تیز آواز میں کہا تاکہ اسمی کو اس کی آواز بآسانی سنائی دے۔ منت، ہمیشہ مجھ پر برائیاں ہی نکالا کرو، ذرا قدر نہیں ہے تمہیں میری۔ اگر میری شادی تمہارے بدلے میرال سے ہوتی نا تو کتنی عزت دیتی وہ مجھے۔ اس کی بات سنتے منت نے غصے سے سر پر پڑا ہوا کشن اٹھا کر اس کو مارا۔ آرام سے یار، مذاق آ رہا تھا، مجھے ایسا مذاق نہیں پسند۔ اسے غصے سے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور اس کا خفا انداز دیکھ کر ازمین ہنستے ہوئے اس کے قریب بیٹھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرا شونا مذاق کر رہا تھا، چاہے عزت کرو یا بےزتی، ازمین شاہ تو صرف تمہارا ہے۔ اس کی بات سنتے منت نے سکون سے آنکھیں مودی۔ یہ سچ تھا کہ ازمین شاہ صرف منت شاہ کا تھا، اسے اسی کا ہی رہنا تھا۔ گھر آتے ہی وہاں سب کو بیٹھا دیکھ کر اسے یہ جانے میں دیر نہ لگی کہ التزا کی سرپرائز کی بات کر رہا ہے۔ خوشی و حیرت کے تاثرات چہرے پر سجائے وہ سب سے مل رہی تھی، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے حریم، حفصہ اور آئرہ نے اس کا یہ نیا روپ بہت ہی غور سے دیکھا تھا۔ آپ لوگ آنے والے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آئرہ نے گلے ملتے ہوئے سے شکوہ کیا۔ اگر بتا دیتے تو سرپرائز کیسے ہوتا؟ جو بھی ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ لوگ یہاں آئے، اور تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے آئرہ نے پیار سے کہا۔ سفید فرام میں اس کی رنگت کچھ زیادہ ہی کھل رہی تھی، اور گالوں پہ اترتا ہوا گلابی پن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے حریم کے بال آگے کی طرف پھیلا دیے، اور آئرہ کے اس بات پر وہ مزید سر ہو گئے۔ گلے میں پہنا ہوا دوپٹہ اس نے اپنی گردن میں مزید اچھے سے پھیلا لیا۔ کھلکھلاتی ہوئی وہ گھر کے بیک سائڈ پر آئی تاکہ پوچھنے کے لیے کہ ایک اچھی جگہ مل جائے، تاکہ چھپنے کے لیے ایک اچھی جگہ مل جائے۔ حویلی نہ جانے کا سن کر وہ پہلے دن کی طرح رونا شروع ہو چکی تھی، لیکن اب اسے سنبھالنا اسفنجاد خان کو بہت ہی اچھے سے آ گیا تھا۔ جلدی سے وہ اسے ہینڈل کر چکا تھا، اور اب عائزہ کی زبردستی کرنے پر اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ کھیل کیا رہا تھا؟ صرف اپنی بیوی کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ اس کے کان میں اسفند کی آواز پڑی جو اسے ہی آواز دے رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی عائزل ہنستے ہوئے وہاں پر بنے کمروں میں سے ایک میں چلی گئی اور کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ اسفند یا دور دور تک کہیں نہیں تھا۔ مطمئن ہو کر وہ مڑی، ارادہ اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ کمرہ اسے کسی خوفناک جگہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظر سے ہر طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا عجیب سی آوازیں اس کے کان میں گونج رہی ہوں، یا شاید کوئی چلا رہا تھا۔ ذہن کے پردوں پر دھندلا سا عکس نمایاں ہونے لگا، کوئی لڑکی بھاگ رہی تھی۔ کون تھی وہ؟ منظر واضح ہوا، وہ خود تھی، لیکن وہ کس سے بھاگ رہی تھی؟ اگلے پل اس نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگے، اور اس طرف آتے ہوئے اسفند جہاز سے اسے ٹکراؤ ہوا۔ عائزل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کر وہ فکر مندی سے اس کا گال چھوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹکا، اس نے خوفزدہ نظر سے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظروں کا تعاقب دیکھ کر اسفند جہاز نے بھی اس طرف دیکھا۔ وہ بیک سائڈ کی طرف دیکھ رہی تھی، تو کیا وہ وہاں پر گئے تھے؟ تم بیک سائڈ کی طرف گئی تھی؟ عائزل، تم وہاں پر کیوں گئے تھے؟ اس کی بات سننے وہ وہاں سے بھاگنے لگی جب اسفند جہاز نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ عائزہ، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں ہوں نا اسفنجاب، مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کا مزاحمت کرتا ہوا انداز اسفنجاب کو خوف میں مطلع کر رہا تھا۔ کیا اسے سب یاد آ گیا تھا؟ اس کا مزاحمت کرتا وجود اگلے ہی پال کسی بے جان شے کی طرح اسفنجاب کی باہوں میں جڑ گیا۔ اسے بے ہوش دیکھ کر اسفنجاب نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اندر کی طرف لے آیا، لیکن ذہن پر فکر تو اب بھی سوار تھی۔ کیا اسے سب یاد آ گیا تھا؟ وہ بار بار خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر رہا تھا۔